दोस्तों, आज की इस क्लास में सीटेट प्राथमिक स्तर के लिए गणित के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। सीटेट प्राथमिक स्तर में गणित से 30 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो आज की इस क्लास में कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? ऑप्शन दिया गया है। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। देखिए दोस्तों, समूह संचालित कार्यों का प्रयोग करके प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करना प्रभावशाली योजना नहीं है। यही आपसे पूछा गया था। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य सभी दोस्तों प्रभावशाली योजना हैं, जैसे कि ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके, यह प्रभावशाली योजना है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, यह भी प्रभावशाली योजना है। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, यह भी एक प्रभावशाली योजना है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। देखिए दोस्तों, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना और प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना तथा एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना उचित रहता है, जबकि नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना गणितीय अध्यापन की विशेषता नहीं है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा, आप यहाँ पर मान सकते हैं, माना स्कूल में कुल x छात्र हैं। कितने छात्र हैं? कुल x छात्र हैं। इसमें दोस्तों लिखा गया है कि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है और यहाँ पर दिया गया है 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या x मानी गई है। अब x में से 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, तो लिखेंगे वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या। वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल संख्या x है, इसमें 1/4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। x में 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। x क्या है? ये कुल छात्रों की संख्या है। ठीक है, इसमें 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं और यहाँ पर उनकी संख्या भी दी गई है 160, तो बराबर 160 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर हो जाएगा 160 गुणे 4, x बराबर हो जाएगा 640। कुल छात्रों की संख्या 640 है। यहाँ पर पूछा गया है कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, तो 640 कुल छात्रों की संख्या है
इसमें हम 1/16 का गुणा कर देंगे तो शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पर इसको भाग करेंगे 16 से 64 में, 16 चौका 64, 40 आ गया। तो यहाँ पर 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 40 है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। गणित में दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं प्राथमिक स्तर में। 18 सहित 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, 18 का 4 में गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 3 जोड़ लेंगे। 18 चौका 72, 72 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 75/4 इसको लिख सकते हैं, 18 सहित 3/4 को। कितने चतुर्थांश हैं पूछा गया है, तो इसमें हम 1/4 का भाग कर देंगे। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ऐसे ही सॉल्व होते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, 75/4 है, भाग के स्थान पर गुणे का निशान लगाएंगे और 1/4 जो है ये 4/1 हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अंकों 2 3 4 5 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है, योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों अधिकतम संभव संख्या के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 7 को यहाँ पर लिखेंगे, 8 नीचे 7 लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर 6 लिखेंगे और इसके नीचे 4 लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर 3 लिखेंगे और इसके नीचे 2 लिखेंगे। ठीक है, इनको अब यहाँ पर जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3 2 5 6 4 10 की 0 हासिल 1 8 7 15 1 16 1605। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1605। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई हैं। पत्र का भार यहाँ पर दिया गया है, 20 ग्राम या उससे कम है तो 5 रुपए लगेगा और 20 ग्राम के अतिरिक्त यहाँ पर बताया गया है, प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपए लगेगा। इसी प्रकार से पार्सल के लिए बताया गया है, 50 ग्राम या उससे कम 5 रुपए लगेगा और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपए लगेगा। अब यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के और 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है, उसे कितना डाक शुल्क देना होगा? चलिए इस प्रश्न को अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 250 ग्राम और 300 ग्राम पार्सल का शुल्क निकालेंगे, उसके बाद 20 ग्राम और 35 ग्राम पत्र का शुल्क निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले 250 ग्राम का निकालते हैं। इसमें लिखा गया है कि पहले 50 ग्राम का मूल्य 5 रुपए है, तो 250 ग्राम में पहले 50 ग्राम का मूल्य कितना लिखेंगे? 5 रुपए लिखेंगे। इसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। अब 250 ग्राम में 50 ग्राम आपका हो गया, अभी 200 ग्राम इसमें बचा हुआ है। 200 ग्राम जो बचा हुआ है उसका अलग शुल्क लगेगा। इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपए लगेगा। तो 200 ग्राम जो है इसको 50-50 ग्राम में डिवाइड करेंगे तो 4 बार 50 ग्राम हम लिख सकते हैं, मतलब 4 50 ग्राम को मिला करके 200 ग्राम होगा। तो 4 का हम अब 3 में गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 300 का यहाँ पर देखेंगे, 300 ग्राम में पहले 50 ग्राम का मूल्य 5 रुपए लिखेंगे, शुल्क 5 रुपए लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब इसमें 250 ग्राम बचा हुआ है, 300 ग्राम जो लिखा गया है इसमें 50 ग्राम का 5 रुपए लिख दिया गया। अब इसमें 250 ग्राम बचा हुआ है, 250 ग्राम को हम 50-50 ग्राम में डिवाइड करेंगे तो 5 बार 50 ग्राम हम लिखेंगे। 5 बार का मतलब 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ देंगे, चलिए जोड़िए, 5 5 10, 15 10 25, 10 35 2 37। यहाँ पर पार्सल का कुल शुल्क 37 रुपए है। इसी प्रकार से अब पत्र का भी निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर 20 ग्राम लिखा गया है, 20 ग्राम का शुल्क यहाँ पर 5 रुपए है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, प्लस 35 ग्राम आगे है, 35 ग्राम में पहले
20 ग्राम का 5 रुपये लिख देंगे। उसके बाद जो 15 ग्राम और बच रहा है उसका मूल्य या उसका शुल्क 2 रुपये लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 रुपये दिया गया है प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। इसको जोड़ेंगे, 5 5 10 2 12। अब 37 और 12 दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 7 2 9 3 1 4, 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। देखिए दोस्तों, यहां पर हम सबसे पहले मानेंगे माना वह पूर्ण संख्या यक्स है। माना वह पूर्ण संख्या क्या है? यक्स है। प्रश्न में दिया गया है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, तो 50 में क्या करेंगे? पूर्ण संख्या जोड़ देंगे। पूर्ण संख्या क्या है? यक्स है, तो यक्स को जोड़ देंगे। फिर वही संख्या 50 में से घटा देंगे, तो 50 में से वही संख्या मतलब यक्स को घटा देंगे। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ बताइए, तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 50 50 100 आपका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्टेशन आगमन प्रस्थान यहाँ पर दिया गया है। स्टेशन का नाम नई दिल्ली, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, इनको विकल्प से सॉल्व किया जाता है। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चेन्नई के लिए यहाँ पर समय दिया गया है 20:45, इसको लिखेंगे 20:45। और नागपुर के लिए यहाँ पर दिया गया है प्रस्थान का समय 5:35, तो क्या करेंगे? इसमें हम 5:35 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 45 में 35 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। 20 में 5 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, मतलब 15 घंटे 10 मिनट। 15 घंटे 10 मिनट इसमें भी दिया गया है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर बीकर की धारिता को यक्स मानेंगे। माना बीकर की धारिता क्या है? यक्स है। ठीक है, इसके बाद बीकर का शेष भाग यहां पर निकालेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर दिया गया है एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, तो शेष भाग क्या हो जाएगा? यक्स में हम 3x/7 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 3/7 भाग पानी है और यहाँ पर बीकर की जो धारिता है यह यक्स है, और यक्स में हम 3x/7 को माइनस कर देंगे, तो शेष भाग आपका निकल जाएगा। यक्स माइनस 3x/7, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x/7 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो शेष भाग जो है इसको भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। इसका मतलब 4x/7 बराबर 16 लीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा 16 गुणे 7/4, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 28 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं? देखिए दोस्तों, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा दोस्तों 30.5 है। 30.5 यहां पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? सबसे बड़ा 30.5 से छोटा, तो यहां पर आप देखेंगे 3.5 है। क्या है? 3.5 है या 3.50। इससे छोटा कौन सा है? इससे छोटा आपका 3.055 है, और इससे छोटा आपका 3.05 है, और इससे छोटा आपका 3.005 है, और सबसे छोटा क्या है? 0.355। ठीक है, तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है यह ग्राम में दिया गया है। तो यहाँ पर जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो जो किलोग्राम है इसको हम पहले ग्राम में बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर 5.3 किलोग्राम लिखा गया है। 5.3 केजी यहाँ पर लिखा गया है। इसको हम ग्राम में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें हम 1000 का गुणा कर देंगे। 1000 का गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 5.3 किलोग्राम है, इसमें हम 1000 का गुणा कर देंगे तो 5300 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5300 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार से 2.2 किलोग्राम है, 2.2 केजी है, इसको ग्राम में बनाना है तो इसमें भी 1000 का गुणा कर देंगे। 1000 का गुणा कर देंगे तो यह 2200 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 2100 ग्राम किशमिश है, ये पहले से ही ग्राम में है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे 2100 ग्राम। ठीक है। अब सभी यहाँ पर ग्राम में बन गया। अब क्या करेंगे दोस्तों? इन सभी को हम जोड़ लेंगे। इन सभी को हम जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। मतलब पहले इसको मिश्रण बनाया गया, तो मिश्रण बनाने के लिए क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 3 2 5 1 6, 5 2 7 2 9। ठीक है। ये ग्राम में है 9600 ग्राम। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। 2 दर्जन का मतलब कितना होता है? 2 दर्जन का मतलब 24 होता है। 1 दर्जन में 12 होता है और 2 दर्जन में 24 होता है। तो क्या करेंगे? 9600 में हम 24 से भाग कर देंगे। किससे भाग करेंगे? 24 से भाग करेंगे। 24 चौका 96 होता है और 2 जीरो यहाँ पर है तो 400 हो जाएगा। 400 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपए, बुधवार को 100 रुपए और शुक्रवार को 80 रुपए बचाती है तथा रविवार को इसमें से 60 रुपए खर्च कर देती है। उसे 5950 का मोबाइल फोन खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? तो सबसे पहले दोस्तों आशा द्वारा सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार में कुल कितना बचत किया जा रहा है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कुल बचत। यहाँ पर सोमवार को 50 रुपए 50 लिखेंगे और बुधवार को 100 रुपए आशा बचाती है, इसको लिखेंगे, प्लस शुक्रवार को 80 रुपए बचाती है, इसको लिखेंगे। अब इन सभी को जोड़ देंगे। इन सभी को जोड़ेंगे तो 230 रुपए हो जाएगा। यहाँ पर आगे लिखा गया है कि रविवार को इसमें से 60 रुपए खर्च कर देती है, तो 230 में हम 60 को माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा? 170 रुपए हो जाएगा। आगे यहाँ पर लिखा गया है कि 5950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? देखिए दोस्तों, एक सप्ताह में 170 रुपए की बचत करती है। आशा 170 रुपए की बचत करती है, तो 5950 का मोबाइल खरीदना है, इसके लिए कुल कितने सप्ताह बचत करेगी? कुल सप्ताह बचत यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? 5950 में 170 से भाग कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 17 त्रिक 51, 51 8 59 85, 17 पचे 85 और यहाँ पर आपका 35 राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 35 सप्ताह। ठीक है। मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों विकल्प से ही सॉल्व होते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला विकल्प ही देखते हैं। यहाँ पर 36 दिया गया है, इसमें लिखा है मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, तो 36 2 अंकों की सम संख्या है, बिल्कुल सही है। मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं, तो 36 जो है दोस्तों यह 3 4 6 का सार्वगुणज भी है।
मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, इसके कुल 9 गुणनखंड हैं, इसके लिए गुणनखंड करके चेक करेंगे। तो चलिए 36 का यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। इसको हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2। अब गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे। गुणनखंडों की संख्या निकालने का नियम है दोस्तों, पहले गुणनखंड के घातों की संख्या में 1 जोड़ देंगे और उसके बाद दूसरे गुणनखंड के घातों की संख्या में भी 1 जोड़ देंगे और फिर दोनों का गुणा कर लेंगे। तो पहला जो गुणनखंड है, पहले गुणनखंड के घातों की जो संख्या है 2 है, इसमें हम 1 जोड़ देंगे, ठीक है। और इसके बाद गुणे का निशान लगाएंगे। फिर दूसरे गुणनखंड के घातों की जो संख्या है 2, इसमें भी हम 1 जोड़ लेंगे। अब दोनों का गुणा कर देंगे। 2 1 3, 2 1 3, 3 गुणे 3 बराबर 9। मेरे कुल 9 गुणनखंड है, बिल्कुल इसके कुल 9 गुणनखंड है, यह सही है। इसका मतलब 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 11 0 11 बराबर खाली स्थान तो रिक्त स्थान में संख्या है। यहाँ पर दोस्तों बाइनरी संख्या लिखी गई है, अब इसको डेसिमल संख्या में बदलना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो बाइनरी संख्या लिखी गई है इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जो बाइनरी संख्या है इसको हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। राइट साइड में सबसे पहले 1 है तो इसको हम 0 से शुरुआत करते हैं। 0, इसके बगल 1, फिर 2, फिर 3 और इसके बाद 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 के नीचे 4 यहाँ पर लिखा गया है तो इसको लिखेंगे 1 गुणे 2 की घात 4, क्योंकि 1 को 4 से नंबरिंग किया गया है तो 2 की घात 4 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर सभी को 2 की घात के रूप में बनाएंगे। आगे प्लस का निशान लगाएंगे। फिर 1 है, 1 गुणे 2 की घात 3 लिख देंगे, क्योंकि 1 को यहाँ पर 3 से नंबरिंग किया गया है। फिर प्लस का निशान लगाएंगे। आगे 0 है, 0 लिखेंगे गुणे 2 की घात 2, फिर प्लस 1 है, 1 गुणे 2 की घात 1, फिर प्लस 1 गुणे 2 की घात 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 की घात 4 का मतलब 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 का 1 में गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। प्लस 2 की घात 3 का मतलब 8, 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। प्लस 2 की घात 2 का मतलब 4, 4 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 1 कम 2 हो जाएगा। प्लस 2 की घात 0 का मतलब 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 16 8 24, 2 26 1 27। 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। यहाँ पर 27 भरा जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों पुराना परिमाप यहाँ पर लिखेंगे। वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा वर्ग का परिमाप, इसका सूत्र होता है भुजा गुणे 4। भुजा यहाँ पर 10 है तो 10 गुणे 4 कर देंगे, 10 चौक 40 आपका हो गया। ये पहला परिमाप है। अब दूसरा परिमाप निकालेंगे। यहाँ पर दिया गया है यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, मतलब 10 से 20 कर दी जाए, 20 कर दी जाए तो परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नया परिमाप। नया परिमाप बराबर भुजा गुणे 4 होता है। भुजा यहाँ पर 20 है, 20 गुणे 4 कर देंगे, 20 चौक 80 हो गया। पहले 40 था अब 80 हो गया, कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो 2 गुना आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित दोनों की रेखाएं हैं, YAXC। तो यहाँ पर यक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। यक्स में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित दोनों रेखाएं होती हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। ऑप्शन है चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले
चित्र दिखाना। तो सही क्रम क्या होगा आपको यहाँ पर यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही क्रम होगा, सबसे पहले ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना। उसके बाद क्या करना है, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना, और उसके बाद चतुर्थांश के प्रत्येक को श्याम पट पर लिखना। तो इस तरह से बी सी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 72 गुणे 28, 36 गुणे 4 गुणे रिक्त स्थान की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स मान लेंगे, यक्स मान करके इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 72 गुणे 28 बराबर 36 गुणे 4 गुणे यक्स कर देंगे। तो यक्स बराबर हो जाएगा 72 गुणे 28 एक तरफ, और इसके नीचे हो जाएगा 36 गुणे 4। 36 दूनी 72 कट जाएगा, 4 सत्ते 28 ये कट जाएगा, 7 दूनी 14। यहाँ पर 14 आएगा खाली स्थान में। ठीक है, कितना आएगा, 14 आएगा। तो यहाँ पर ए में दिया गया है 7 का गुणज है, 7 दूनी 14। हाँ बिल्कुल ये 7 का गुणज है, एक अभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों 14 अभाज्य संख्या नहीं है, तो बी वाला तो आपका गलत हो जाएगा, ए आपका सही है। 10 से कम है, 10 से कम नहीं 10 से ज़्यादा है 14, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। बी और सी यहाँ पर गलत है। एक सम संख्या है, 14 एक सम संख्या है, यह आपका सही है। ए और डी आपका यहाँ पर सही है। 56 का गुणनखंड है, बिल्कुल 56 का गुणनखंड है, तो यहाँ पर ए डी ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। सीटेट प्राथमिक स्तर में गणित से ऐसे ही प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर पूर्ति कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणे 25 का गुणन इस प्रकार किया। 16 गुणे 25 बराबर 16 को 8 गुणे 2 और गुणे 25 को 5 गुणे 5, और इसके बाद इनका क्रम बदल दिया गया, 8 गुणे 5 कर दिया गया, फिर 2 गुणे 5 कर दिया गया, 8 पंचे 40, 2 पंचे 10, 40 दहम 400। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया। तो यह दोस्तों साहचर्य सिद्धांत है। यह कौन सा सिद्धांत है, यह साहचर्य सिद्धांत है। साहचर्य सिद्धांत में दोस्तों संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि यहाँ पर परिवर्तित किया गया, क्रम परिवर्तित किया गया, लेकिन गुणनफल दोस्तों यह अपरिवर्तित यहाँ पर है। तो यहाँ पर साहचर्य सिद्धांत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। आकलन करना, पक्षांतरण, मानस दर्शन, कंठस्थ करना। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कंठस्थ करना। गणितीय प्रक्रम के अंतर्गत कंठस्थ करना नहीं आता है। ठीक है, गणित शिक्षण की प्रक्रिया में दोस्तों किसी भी तथ्य को रट कर नहीं समझा जा सकता। गणित शिक्षण हमेशा करके सीखने पर बल देती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। मापन, वर्गीकरण, वर्ग समावेश, संरक्षण। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मापन। प्रारंभिक संख्या संकल्पना मापन से संबंधित नहीं है, जबकि वर्ग समावेशन, संरक्षण और वर्गीकरण प्रारंभिक संख्या संकल्पना में निहित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों शुद्ध हैं। संख्यांक किसी संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक होता है दोस्तों, या हिंदी, अरबी, रोमन तथा अंकों इत्यादि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? एक 9,950 वाले मोबाइल फोन की कीमत में बजट के बाद 375 रुपए की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है। ए योग की समुच्चयन संख्या को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। दोनों ही योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। देखिए दोस्तों, माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया है क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई, क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करने पर क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण यह है कि टाइल जो है दोस्तों ये प्रायः वर्गाकार होती है और वर्ग में क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप तीनों निर्धारित होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना, प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। समुच्चयों में विवेचन करना, चर का प्रयोग करना तथा प्रतिरूप देखना तीनों कौशल समाहित होते हैं। ठीक है, जबकि समुच्चय प्रक्रिया में चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, कंठस्थ करना, अनुमान लगाना, प्रयत्न त्रुटि विधि ये कौशल नहीं है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है भिन्न संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्यामितीय चिंतन। वान हेले ने ज्यामितीय चिंतन स्तर विकास की अवस्थाओं का संकेत किया है। ठीक है, गणित शिक्षण में दोस्तों वान हेले मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जो यह बताता है कि छात्र ज्यामिति कैसे सीखते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम
छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 गुणे 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? ग्राफ पेपर, डायनिस ब्लॉक्स, टेलर का गिनतारा, संख्या चार्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफ पेपर। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन की संकल्पना को समझाने के लिए ग्राफ पेपर शिक्षण अधिगम उचित साधन है। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।